हेलो स्टूडेंट, कल्याणी आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं लखन दाइमा, आपका एमपीपीएससी मेंस एग्जाम के लिए सेकंड पेपर का फर्स्ट पार्ट पढ़ा रहा हूं, जिसका नाम है संविधान, शासन व्यवस्था, राजनीति तथा प्रशासनिक संरचना। फ्रेंड, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के बारे में। तो पिछली क्लास में हमने इसके बारे में पढ़ा था, उसका जो बचा हुआ पार्ट है यह मैं आज आपको पूरा पढ़ाऊँगा। तो चलिए इसमें शुरू करते हैं फ्रेंड, पंचायती राज के बारे में। अब जो पंचायती राज होता है तो इसको 3 भागों में बांटा जाता है, ठीक है। इसीलिए इसको त्रिस्तरीय पंचायती राज के नाम से हम जानते हैं। तो त्रिस्तरीय पंचायती राज का अर्थ क्या होता है कि 3 स्तर में इसको बांटा गया है। तो 3 स्तर में पहला स्तर कौन सा होता है? तो पहला स्तर होता है ग्राम पंचायत, दूसरा होता है जनपद पंचायत और तीसरा होता है जिला पंचायत, ठीक है। तो ऐसे पहला, दूसरा और तीसरा, ऐसे 3 स्तर में इसे बांटा जाता है, इसीलिए इसको त्रिस्तरीय पंचायती राज के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। तो गांव के स्तर पर ग्राम पंचायत होती है और इसके बाद फिर जनपद स्तर पर जनपद पंचायत होती है और जिला स्तर पर जिला पंचायत होती है। ऐसे इसे 3 पार्ट में बांटा गया है, 3 भागों में इसे बांटा गया है। अब देखिए इसमें आगे पहले ग्राम पंचायत के बारे में, ठीक है। तो जो 73वां संविधान संशोधन होता है इसको हम पंचायती राज के नाम से भी हम जानते हैं और इसे 3 भाग में बांटा गया है। तो पहला इसमें शुरू करते हैं ग्राम पंचायत को, ठीक है। और जो ग्राम पंचायत होती है तो यह ग्राम पंचायत ये ग्राम स्तर की इकाई होती है और इसको ध्यान रखना आप कि पंचायती राज व्यवस्था की यह प्राथमिक और आधारभूत इकाई होती है। आ रहा समझ में? तो जो पंचायती राज होता है तो पंचायती राज स्तर में देखा जाए तो सबसे निम्न स्तर की पंचायत ग्राम पंचायत होती है। यह प्राथमिक और आधारभूत इकाई होती है, इससे आप याद रखिएगा। इसके बाद में हो सकता है आपसे एग्जाम में 3 नंबर में पूछ लें कि पंचायती राज की प्राथमिक इकाई का वर्णन कीजिए या उसके बारे में लिखिए। 3 नंबर में इसको आपसे पूछ सकता है या फिर 5 नंबर में भी आपसे इसको पूछा जा सकता है, ठीक है। तो हो सकता है कि आपको ग्राम पंचायत नाम न देते हुए ये प्राथमिक या आधारभूत इकाई भी दे सकता है एग्जाम में, ठीक है फ्रेंड। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद देखिए तो जो पंचायत राज में ग्राम पंचायत होती है यह कितनी आबादी पर गठित की जाती है? तो इसे आपको ध्यान रखना होगा कि यह 1000 की आबादी पर गठित की जाती है। तो जिस गांव की 1000 जनसंख्या होती है वहां पर ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है। और याद रखना है आपको कि ये जो ग्राम पंचायत का गठन करने का अधिकार है यह राज्य के विधानमंडल के पास होता है, ठीक है। तो ग्राम पंचायत हो, जनपद पंचायत हो या जिला पंचायत का गठन करना हो तो इससे संबंधित अधिकार राज्य के विधानमंडल के पास होता है। इसके बाद फिर 1000 तक की आबादी वाली पंचायतों में कम से कम 10 वार्ड का निश्चित होना जरूरी होता है, ठीक है। तो इसमें कम से कम कितने वार्ड होना चाहिए? तो कम से कम 10 वार्ड होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड, ये आपको ध्यान रखना है। और 10 वार्ड मतलब ये निर्वाचित क्षेत्र होते हैं, इसमें पंच होते हैं। आ रहा समझ में? एक वार्ड में एक पंच होता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर ग्राम पंचायतों में वार्डों की न्यूनतम संख्या 10 होती है, जो आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। और इसके बाद इसकी अधिकतम संख्या 20 होती है। तो कम से कम 10 वार्ड होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा या अधिकतम 20 वार्ड हो सकते हैं। इसके बाद फिर 1000 से अधिक आबादी वाली पंचायतों में 20 वार्ड होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। अगर 1000 की आबादी है, 1000 तक की जनसंख्या है तो उसमें कम से कम 10 वार्ड होंगे और 1000 से अगर ऊपर जनसंख्या होती है किसी भी गांव की या ग्रामीण क्षेत्र की तो वहां पर 20 वार्ड हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड, ठीक है। इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। तो जो सभी वार्ड होते हैं, जो ग्राम पंचायत में वार्ड होते हैं, तो इनकी जनसंख्या लगभग समान ही होती है। आ रहा समझ में? इसके बाद फिर अगला आता है, इसमें जो ग्राम पंचायत का मुखिया होता है यह सरपंच होता है, ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। और इसे जनता के द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली या प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली के द्वारा इसे चुना जाता है। अब प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली का अर्थ क्या होता है कि जो सरपंच होता है इसे जनता सीधे प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा इसे चुनती है या जनता इसे सीधे वोट देती है। किसको? सरपंच को। इसे कहा जाता है प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली। इसके बाद फिर जो वार्ड होते हैं तो प्रत्येक वार्ड में एक निर्वाचित प्रतिनिधि होता है जिसे हम पंच कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। तो पंच कौन होता है? तो ये वार्ड का सदस्य होता है,
आ रहा समझ में। तो प्रत्येक वार्ड में एक निर्वाचित प्रतिनिधि होता है जिसे हम पंच कहते हैं, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो पंच का और सरपंच का चुनाव होता है और इन दोनों को सीधे जनता चुनती है। ये दोनों ही प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली के द्वारा चुने जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। और आपको एक पॉइंट और इसमें याद रखना होगा कि ये जो पंच होते हैं, सरपंच होते हैं, तो इनका चुनाव किसी राजनीतिक दल के चुनाव चिन्ह के आधार पर नहीं होता। आ रहा समझ में। इनको चुनाव चिन्ह कौन देता है, तो इनको चुनाव चिन्ह जो निर्वाचन अधिकारी या उस क्षेत्र में जो भी जिला निर्वाचन अधिकारी होगा, तो जिला निर्वाचन अधिकारी के द्वारा इन्हें चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाते हैं। इनका कोई राजनीतिक चुनाव चिन्ह नहीं होता। आ रहा समझ में, ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। इसके बाद फिर शासकीय या ग्राम पंचायत द्वारा एक सरकारी कर्मचारी की नियुक्ति की जाती है जो पंचायत सचिव कहलाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें एक सचिव भी होता है जिसको पंचायत सचिव के नाम से जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद में जो ग्राम पंचायत होती है, तो ग्राम पंचायत के कार्य क्या हैं, तो इसके कार्य देखिए। तो पहला कार्य होता है कि राशन की दुकान आवंटन एवं निश्चित करना। ठीक है, तो जो राशन की दुकानें हैं, ठीक है, वहाँ पर अनाज वितरण का कार्य करवाना है। जैसे उचित मूल्य की दुकान का नाम सुना होगा आपने, तो अगर उचित मूल्य की दुकान नहीं है तो वहाँ पर उचित मूल्य की दुकान को स्थापित करवाना है। फिर इसके बाद में अगर है तो मान लीजिए उसको हटाना भी है तो उसको हटाया भी जा सकता है। इसके बाद फिर अगला आता है कार्य पंचायती राज संबंधी राज्य स्तरीय कार्य। आ रहा समझ में। तो जो पंचायती राज के कार्य होते हैं, राज्य स्तरीय कार्य भी यह पंचायतें करती है राज्य के द्वारा, या फिर जो राज्य सरकार होती है उन्हें जो कार्य सौंपती है पंचायतों को, तो ये पंचायतें भी यह कार्य करती हैं। इसके बाद फिर अगला आता है कि राज्य विधानमंडल विधि द्वारा जो कार्य निर्धारित करेगा। तो राज्य का विधानमंडल इनके लिए जो भी कार्य निर्धारित करेगा ये कार्य करेंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर आगे आता है कि राजकीय नलकूपों, हैंडपंप, इनकी मरम्मत एवं उनका रख रखाव करने संबंधी कार्य भी ये पंचायतें करती हैं। इसके बाद फिर अगला आता है चिकित्सा एवं स्वास्थ्य संबंधी कार्य। तो ग्रामीण क्षेत्र में गांव के स्तर पर ये जो ग्राम पंचायतें होती है, ये चिकित्सा व्यवस्था या चिकित्सा सुविधा वहाँ के लोगों को, वहाँ की जनता को मुहैया कराते हैं। और इसके बाद में स्वास्थ्य संबंधी कार्य भी ये पंचायतें करती हैं। इसके बाद फिर अगला आता है महिला एवं बाल विकास संबंधी कार्य। तो महिला के लिए और बच्चों के लिए ये इनके विकास संबंधी कार्य भी ये पंचायतें करती हैं। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा आंगनवाड़ी कार्यक्रम है। ठीक है, तो आंगनवाड़ी कार्यक्रम के माध्यम से महिलाओं और बच्चों का विकास का कार्य किया जाता है। इसके बाद फिर अगला कार्य आता है पशुधन विकास कार्य। इसमें पशुपालन, डेयरी उद्योग तथा मुर्गी पालन या कुक्कुट पालन संबंधी कार्य ये पंचायतें करती हैं, ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। इसके बाद फिर अगला आता है इसमें कि सभी प्रकार के पेंशन, छात्रवृत्तियों की स्वीकृति एवं उनका वितरण का कार्य करना, यह कार्य भी ग्राम पंचायत के द्वारा किया जाता है। तो आपने देखा होगा कि जितने भी वृद्धजन होते हैं, तो वृद्धजन की पेंशन से संबंधित कार्य ग्राम पंचायत करती है। इसके बाद फिर ऐसे ही छात्रवृत्ति संबंधित कोई कार्य हो तो यह कार्य भी यही करती है पंचायतें। ठीक है, तो छात्रवृत्तियों का वितरण करना, पेंशन का वितरण करना, ये कार्य भी पंचायतें करती है। इसके बाद फिर कृषि संबंधी कार्य और गांव का विकास संबंधी कार्य भी ये ग्राम पंचायतें करती है। तो फ्रेंड, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है 5 नंबर में। ठीक है, कि ग्राम पंचायत के बारे में लिखिए। तो जो हम आपको पढ़ा रहे हैं यह आपको 5 नंबर में लिखना होगा। इसके बाद फिर अगला आ जाता है प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालय व अनौपचारिक शिक्षा के कार्य तथा युवा कल्याण से संबंधित कार्य ये पंचायतें करती हैं, ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। इसके बाद फिर अगला देखिए, इसमें आय के स्रोत कौन कौन से हो जाते हैं इनके। तो इनके आय के स्रोत होते हैं, जैसे ग्राम पंचायत के आय के स्रोतों का उल्लेख इस प्रकार है। तो देखिए, इसमें राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान, इनके पास पैसा कहाँ से आता है, तो जब राज्य की सरकार इन्हें अनुदान देती है। ठीक है, तो राज्य की सरकार से अनुदान प्राप्त होता है, ये इनके आय के स्रोत होते हैं। इसके बाद फिर गांव के बाज़ारों तथा मेले पर जो लगाए जाने वाला कर होता है, इनसे इन्हें आय प्राप्त होती है। इसके बाद फिर
अगला आता है गांव के तालाबों में मत्स्य पालन से होने वाली आय, इनसे भी आय प्राप्त होती है। इसके बाद फिर जैसे कूड़ा करकट और जो मरे हुए पशु होते हैं, मृत पशु होते हैं, इनकी बिक्री से भी इन्हें आय प्राप्त होती है। इसके बाद फिर अगला आता है नालियों व सड़कों की सफाई तथा रोशनी के बदले लिए जाने वाला कर भी इनके आय का साधन होता है। ठीक है फ्रेंड, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये इनके आय के स्रोत होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर ग्राम पंचायत का टॉपिक समाप्त हो जाता है। इससे 3 नंबर में भी आपसे पूछा जा सकता है और 5 नंबर में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब इसके बाद देखिए क्षेत्र पंचायत समिति या फिर इसे जनपद पंचायत के नाम से हम जानते हैं। और जो जनपद पंचायत होती है या क्षेत्र पंचायत समिति होती है तो इसकी संरचना किस प्रकार की होती है, तो इसको याद रखना है कि यह स्थानीय ग्रामीण स्वशासन में मध्यवर्ती इकाई होती है। तो जो स्थानीय स्वशासन होता है या फिर हमारी ग्रामीण सरकार होती है तो ग्रामीण सरकार में यह मध्यवर्ती इकाई होती है, मतलब बीच की इकाई होती है, बीच की पंचायत होती है। तो ये किसके किसके बीच की पंचायत होती है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि यह ग्राम पंचायत और जिला पंचायत या जिला परिषद के मध्य की कड़ी होती है। हारा समझ में, ये जो क्षेत्र पंचायत होती है, जनपद पंचायत होती है, किसके किसके बीच में आती है, तो यह ग्राम पंचायत और जिला पंचायत के बीच की कड़ी होती है, जो आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। इसे मध्य प्रदेश में जनपद पंचायत के नाम से हम जानते हैं। अभी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ यह पूरे भारत के स्तर पर पंचायतों की जो संरचना है उसके बारे में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। इसको मैं आगे पढ़ाऊँगा आपको मध्य प्रदेश में पंचायती राज। तो मध्य प्रदेश में पंचायती राज कब लागू हुआ, कब अस्तित्व में आता है, इसके बाद फिर ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, इनकी संख्या वर्तमान में कितनी है, ये मैं आपको जब मध्य प्रदेश में पंचायती राज पढ़ाऊँगा तो उस टाइम पर आपको बताऊँगा। अभी यहाँ पर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ भारत के स्तर पर पंचायती राज। ठीक है, इसके बाद देखिए आगे कि जो क्षेत्र, इसको मध्य प्रदेश में जनपद पंचायत के नाम से जाना जाता है, आपको याद रखना है। इसके बाद फिर क्षेत्र पंचायत सदस्यों का निर्वाचन ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली के द्वारा किया जाता है। आ रहा समझ में, ये जो क्षेत्र पंचायत होती है या जनपद पंचायत होती है, इसमें जो सदस्य चुनाव लड़ते हैं या जो प्रत्याशी चुनाव के लिए खड़े होते हैं तो इसमें ग्राम सभा के सदस्य वोट डालते हैं। अब फ्रेंड यहाँ पर ग्राम सभा क्या होती है, तो ग्राम सभा के बारे में मैं आपको पिछली क्लास में भी बता चुका हूँ। ठीक है, कि ग्राम पंचायत के या गांव के वे सभी सदस्य जिनकी उम्र 18 वर्ष पूरी हो चुकी है और जिनका मतदाता सूची में नाम आता है, ऐसे सदस्यों के समूह को हम ग्राम सभा कहते हैं। ठीक है, तो ग्राम सभा के सदस्यों के द्वारा इस जनपद पंचायत के सदस्यों को प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के द्वारा चुना जाता है, अर्थात कि इनको ग्राम सभा के सदस्य सीधे वोट देते हैं। आ रहा समझ में, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर अगला आता है कि ये सदस्य अपने में से ही एक अध्यक्ष को चुनते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो जो क्षेत्र पंचायतें होती हैं या जनपद पंचायत होती है तो ये जनपद पंचायत के जो सदस्य होते हैं ये सदस्य अपने में से ही किसी एक को अध्यक्ष के रूप में चुनते हैं और इस अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली के द्वारा होता है। आ रहा समझ में, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में ये जो क्षेत्र पंचायत होती है या जनपद पंचायत होती है इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है, जो आपको ध्यान रखना फ्रेंड। ठीक है, और समय से पूर्व भी इसे भंग किया जा सकता है और अगर 5 वर्ष से पहले ही इसे भंग किया गया है तो 6 माह के अंदर इसका चुनाव कराना आवश्यक होता है। और इसका चुनाव कौन कराता है फ्रेंड, तो इसका चुनाव आपको ध्यान रखना है कि जो राज्य का निर्वाचन आयोग होता है तो राज्य के निर्वाचन आयोग के द्वारा जनपद पंचायत का चुनाव संपन्न कराया जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो भारत का निर्वाचन आयोग ये स्थानीय निकायों का चुनाव नहीं कराता है। भारत का निर्वाचन आयोग तो लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, इसके बाद में उपराष्ट्रपति, फिर इसके बाद में राज्यों के विधानसभा और विधान परिषद का चुनाव संपन्न कराता है। जो स्थानीय निकाय होते हैं तो इन स्थानीय निकायों का चुनाव तो हमारा राज्य का निर्वाचन आयोग संपन्न कराता है। इसके बाद फिर देखिए इसमें आगे जनपद पंचायत के कार्य। ठीक है, अब जो जनपद पंचायत होती है तो इसके कार्य कौन कौन से होते हैं फ्रेंड, तो इसमें देखिए पहला होता है शौचालयों का निर्माण करवाना, पहला काम है। दूसरा होता है कि गोबर गैस
तथा धुआं रहित चूल्हों का विकास करना। आ रहा समझ में? तो ग्रामीण क्षेत्र में अपन देखते हैं कि गोबर गैस का उपयोग अधिक किया जाता है, तो यह भी एक ईंधन का ही कार्य करता है। ठीक है, इससे जो लकड़ी जलाकर लोग भोजन पकाते हैं तो लकड़ी जलाने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, इसके बाद फिर जो गोबर गैस होती है तो इसमें गैस कैसे बनाई जाती है, तो इसमें गोबर से गैस बनाई जाती है, इसलिए इसका नाम है गोबर गैस। ठीक है, इसके बाद में फिर जो धुआं रहित चूल्हा है, धुआं रहित चूल्हों को अधिक बढ़ावा देना है। इसके बाद फिर अगला काम आता है इसका कीटनाशक दवाओं का वितरण करना। ठीक है, तो कीटनाशक दवाएं होती हैं उनका वितरण करना भी इसका कार्य होता है। इसके बाद फिर अगला आता है ग्रामीण विकास हेतु योजना एवं कार्यक्रमों का क्रियान्वयन तथा उनका मूल्यांकन करना। तो ग्रामीण विकास के लिए कौन कौन सी योजना बनाई जानी चाहिए, इसके लिए कार्यक्रम तैयार करना या कार्यक्रमों को निर्धारित करना और फिर इसका क्रियान्वयन करना, मतलब इसे लागू करना है, और लागू करने के बाद इसका मूल्यांकन भी यह जनपद पंचायत करती है, जो आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर अगला इसका कार्य होता है कि बीज केंद्रों का संचालन करना तथा इसका नियंत्रण एवं वितरण करना। तो जो किसानों को खेतों में बीज बोने की जब आवश्यकता होती है तो किसान बीज कहाँ से खरीदते हैं, तो ये जनपद पंचायत के माध्यम से ये बीज की खरीदारी करते हैं। तो बीज केंद्रों का संचालन करती है जनपद पंचायत, फिर इसके बाद में इसका नियंत्रण भी करती है और बीज का वितरण का कार्य भी ये पंचायतें करती है, जो आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर अगला आता है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का संचालन करना। तो जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं उनके संचालन का कार्य भी जनपद पंचायत करती है। इसके बाद फिर अगला आता है ऋण की व्यवस्था करना, कृषि कार्यों हेतु तथा कुटीर व लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देना। आ रहा समझ में? तो जो लोग कृषि कार्य करते हैं तो उनके लिए, उन किसानों के लिए कृषि ऋण की सुविधा प्रदान करती है जनपद पंचायतें। इसके बाद फिर जो छोटे छोटे कार्य करते हैं, जैसे कुटीर उद्योग में लगे हुए कुछ लोग होते हैं, हाथ से जो चीज़ें बनाई जाती है, तो हाथ से जिन चीज़ों को बनाए जाते हैं उसे कहते हैं कुटीर उद्योग। इसके बाद जो लघु उद्योग होते हैं, छोटे उद्योग होते हैं, तो इनको प्रोत्साहन देने के लिए भी जनपद पंचायत कार्य करती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। अब इसके बाद देखिए इसमें आगे अगला आता है इनके आय के स्रोत। ठीक है, तो ये जो जनपद पंचायत होती है इनके आय के स्रोत कौन कौन से होते हैं फ्रेंड, तो इसमें देखिए आय का स्रोत में पहला स्रोत होता है कि जिला पंचायत द्वारा प्राप्त अनुदान। ठीक है, तो जनपद पंचायत को अनुदान कहाँ से प्राप्त होगा, तो जनपद पंचायत को जिला पंचायत के द्वारा जो अनुदान दिया जाता है वह अनुदान इसे भी प्राप्त होता है। ठीक है, कुल मिलाकर बात क्या है कि जो जिला पंचायत है तो जिला पंचायत का अनुदान कहाँ से मिलेगा, राज्य सरकार के द्वारा। राज्य सरकार जब जिला पंचायत को अनुदान देगी फिर जिला पंचायत इसे देती है जनपद पंचायत को। इसके बाद फिर अगला है आय का स्रोत कि घाटों एवं मेलों से प्राप्त आय या घाटों एवं मेलों में प्राप्त आय। तो इसमें क्या होता है कि जैसे घाट, घाट का मतलब होता है कि जो नदियाँ होती है तो नदियों में घाट रहते हैं और उन्हीं घाट से वाहन आते हैं तथा जाते हैं। ठीक है, तो उस घाट में जो वाहन आ रहे हैं जा रहे हैं उनसे भी आय प्राप्त होती है इनको जनपद पंचायत को। इसके बाद फिर जो मेलों का आयोजन होता है, जैसे कभी कभी आपने देखा होगा कि शिवरात्रि पर कुछ मेलों का आयोजन किया जाता है ग्रामीण क्षेत्रों में, तथा संक्रांति के अवसर पर भी कुछ मेलों का आयोजन किया जाता है। तो ये जो मेलों का आयोजन होता है इन मेलों से भी इन जनपद पंचायतों को आय प्राप्त होती है। इसके बाद फिर अगला आता है कि केंद्र एवं राज्य के द्वारा क्रियान्वित योजनाओं के संचालन हेतु दी गई राशि, इससे भी इन्हें आय प्राप्त होती है। तो केंद्र सरकार के द्वारा तथा राज्य सरकार के द्वारा कुछ योजनाओं का संचालन किया जाता है और उन योजनाओं को ग्रामीण स्तर पर लागू करने का कार्य भी जनपद पंचायतें करती हैं और इन योजनाओं के संचालन से भी इस जनपद पंचायत को राशि प्राप्त होती है। इसके बाद फिर अगला आता है राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान। तो राज्य सरकार के द्वारा भी इसे अनुदान दिया जाता है समय समय पर जनपद पंचायत को, तो उससे भी इसे आय प्राप्त होती है, ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। इसके बाद में स्थानीय कर, तो जनपद पंचायतें भी स्थानीय स्तर पर कर लगाने का कार्य करती है और उन करों से भी इसे आय प्राप्त होती है। इसके बाद फिर अगला आता है मंडियों से प्राप्त शुल्क, दान एवं चंदे। तो अनाज मंडियां होती हैं, कुछ सब्जी मंडियां होती हैं, तो उनसे भी इन जनपद पंचायतों को आय प्राप्त होती है। ठीक है, इसके बाद कुछ चंदे होते हैं तो उन चंदों से भी इन्हें आय प्राप्त होती है।
इसके बाद फिर अगला आता है जिला पंचायत, या जिसे हम जिला परिषद के नाम से भी जानते हैं। और जो जिला पंचायत होती है, जिला परिषद होती है, इसकी संरचना पहले देखिए आप। तो इसकी संरचना किस प्रकार की होती है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो पंचायती राज व्यवस्था होती है, तो पंचायती राज व्यवस्था में यह सबसे बड़ा निकाय होता है। ठीक है फ्रेंड, जो पंचायती राज व्यवस्था होती है, तो पंचायती राज में यह सबसे बड़ा निकाय है या यह सबसे बड़ी संस्था होती है। यहाँ पर कितनी जनसंख्या होती है या जिला पंचायत कितनी जनसंख्या पर गठित की जाएगी, तो आपको ध्यान रखना है कि जिस क्षेत्र में या जिस जिले की 50,000 जनसंख्या होती है, तो वहाँ पर एक जिला पंचायत का गठन किया जाता है। तो सीधी से सरल भाषा में आप याद रखना कि 50,000 की आबादी पर या 50,000 की जनसंख्या पर एक जिला पंचायत का गठन किया जाता है। इसके बाद फिर जिला परिषद में 50 न्यूनतम सदस्य होते हैं और अधिकतम इसमें 75 सदस्य होते हैं। तो कम से कम 50 सदस्य होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें 75 सदस्य होते हैं, जो आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। ठीक है, और ये जो सदस्य होते हैं इनको जिला पंचायत सदस्य के नाम से जाना जाता है। और ये जो जिला पंचायत के सदस्य होते हैं, इनका चुनाव प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली के द्वारा होता है, ये आपको ध्यान रखना है। आ रहा समझ में? अब ये इसका अर्थ क्या हुआ, तो इसका अर्थ होता है कि इसको सीधी जनता चुनती है, या लोग जो भी वयस्क सदस्य होते हैं मतदाता सूची में जिनका नाम होता है, उन सदस्यों के द्वारा इन व्यक्तियों को या जिला पंचायत के सदस्यों को सीधे मतदान के द्वारा चुना जाता है, जिसे हम प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली कहते हैं। इसके बाद सदस्यों का जब चुनाव हो जाता है तो फिर अध्यक्ष का चुनाव होता है, और फिर इस अध्यक्ष को कैसे चुना जाता है, तो ये जो सदस्य होते हैं, ठीक है, ये जो सदस्य होते हैं, तो यही सदस्य अपने में से किसी एक को अध्यक्ष के रूप में चुनते हैं, जिसे अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली कहते हैं। इसके बाद फिर जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, तो निर्वाचित सदस्यों की संख्या जिलाधिकारी के द्वारा निश्चित की जाती है। इसके बाद फिर जिले की सभी पंचायत समितियों के प्रमुख लोकसभा सांसद तथा राज्य विधानमंडल के सदस्य इसके सदस्य होते हैं। ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। तो जो जिला पंचायत होती है, तो जिला पंचायत समितियों में प्रमुख कौन होगा, तो इसमें प्रमुख लोकसभा का सांसद हो सकता है तथा राज्य विधानमंडल का सदस्य भी इसका सदस्य होता है। ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। इसके बाद फिर देखिए इसमें आगे अगला आता है कि जो जिला पंचायतें होती हैं, तो जिला पंचायत का कार्यकाल भी कितना होगा, तो जिला पंचायत का कार्यकाल भी 5 वर्ष होता है फ्रेंड, ये आपको ध्यान रखना है। और समय से पहले भी इन्हें विघटित किया जा सकता है या समय से पहले भी इन्हें भंग किया जा सकता है। और अगर 5 वर्ष पूरे नहीं हुए हैं और समय से पहले यदि इन्हें भंग कर दिया जाता है, तो 6 महीने के अंदर इनका चुनाव कराना आवश्यक होता है। ठीक है फ्रेंड, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर जो जिला पंचायत होती है, तो इसके कार्य कौन कौन से हैं, तो इसका कार्य देखिए, पहला पशुपालन संबंधी कार्य। तो जो जिला पंचायत होती है, तो यह भी पशुपालन संबंधित कार्य करती है, जो आपको ध्यान रखना फ्रेंड। ठीक है, इसके बाद फिर अगला इसका काम आता है ग्राम नियोजन। तो ग्राम नियोजन संबंधी कार्य भी करती है, गाँव से संबंधित योजना बनाने का कार्य भी करती है। इसके बाद फिर जन स्वास्थ्य तथा शिक्षा व्यवस्था के लिए कार्य करना। तो जिला पंचायत होती है, यह ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य व्यवस्था बनाए रखना, इसके बाद में शिक्षा व्यवस्था को बनाए रखना, इसके लिए भी जिला पंचायत कार्य करती है। इसके बाद फिर अगला आता है प्राकृतिक आपदाओं वाले क्षेत्रों के लिए विशेष कार्यक्रमों का निर्माण करना। ठीक है, तो जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं जैसे बाढ़ आना, फिर इसके बाद में कभी कभी जैसे भूकंप जैसी समस्याएं होती है। ठीक है, इसके अलावा बारिश तेज़ हो जाती है ना, बारिश के कारण फसलें ख़राब हो जाती हैं या फिर अधिक ठंड पड़ जाती है, और भी अन्य तमाम समस्याएं होती हैं। तो ये जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, तो प्राकृतिक आपदाओं वाले क्षेत्र के लिए विशेष कार्यक्रमों का निर्माण करती है जिला पंचायत। इसके बाद फिर अगला कार्य आता है कि राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान को पंचायत समितियों में वितरित करना। तो राज्य सरकार के द्वारा जो अनुदान प्राप्त होता है, उस अनुदान की राशि को जो ग्राम पंचायतें होती हैं, इन पंचायतों में उसका वितरण करना, ये इसका काम होता है। किसका? जिला पंचायत का। इसके बाद फिर जो पंचायत समितियां होती हैं, तो पंचायत समितियों में इस अनुदान का वितरण किया जाता है तथा
पंचायत समितियों के बजट का पर्यवेक्षण भी करती है। तो जो जिला पंचायत होती है यह पंचायत समितियों के बजट का पर्यवेक्षण भी करती है जिला पंचायत। इसके बाद फिर अगला इसका कार्य होता है कृषि संबंधी कार्य। तो जो जिला पंचायत होती है तो कृषि संबंधी कार्य कौन से करती है यह, तो जैसे आर्थिक कार्य, सामाजिक विकास कार्य, ये भी कार्य करती है जिला पंचायत। आ रहा समझ में। तो किसानों को किस प्रकार की सुविधा देना है, बीज का वितरण करना है तो किस समय कौन सा बीज का वितरण करना है, कीटनाशक दवाइयों का वितरण भी करना है, और भी तमाम कार्य होते हैं कृषि से संबंधित जो जिला पंचायत इन कार्यों को संपन्न करती है। ठीक है। इसके बाद में जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं उसमें आर्थिक विकास भी करना है। इसके बाद में सामाजिक विकास संबंधी कार्य भी करती है, समाज का विकास कैसे हो। इसके बाद फिर इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा इन लोगों को आय प्राप्त कैसी हो, इनकी आर्थिक स्थिति में सुधार कैसे हो, तो इससे संबंधित कार्य भी यह जिला पंचायत करती है, जो आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। ठीक है। अब इसके बाद देखिए इसमें आगे जिला पंचायत के आय के स्रोत। अब जो जिला पंचायतें होती हैं तो इनके आय के स्रोत कौन कौन से होते हैं, तो पहला देखिए इसमें आय का स्रोत होता है प्रशासनिक ट्रस्टों से प्राप्त आय। ठीक है। तो जो ट्रस्ट होते हैं तो ट्रस्ट से भी इनको आय प्राप्त होती है जिला पंचायत को। इसके बाद फिर दूसरा होता है वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान। तो जो वित्त आयोग होता है वह सिफारिश करता है और उसकी सिफारिश के पश्चात हमारी सरकार के द्वारा इन्हें अनुदान प्राप्त होता है। ठीक है। तो उससे से भी वित्त आयोग के या वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान, उससे भी इन्हें आय प्राप्त होती है। इसके बाद फिर अगला आता है केंद्र एवं राज्यों से प्राप्त अनुदान। तो केंद्र सरकार के द्वारा भी इन्हें अनुदान दिया जाता है, राज्य सरकार के द्वारा भी इन्हें अनुदान दिया जाता है। जिला व क्षेत्रीय पंचायतों से भी यह वसूली करती है जिला पंचायत, तो उससे भी इसे आय प्राप्त होती है। इसके बाद फिर अगला आता है राजस्व का भाग या हिस्सा। तो जो भी रेवेन्यू प्राप्त होता है उसमें भी इसका हिस्सा होता है। ठीक है। इसके बाद फिर अगला आता है अखिल भारतीय संस्थाओं से प्राप्त अनुदान। तो जो अखिल भारतीय संस्थाएं होती है उनसे भी इन्हें अनुदान प्राप्त होता है फ्रेंड, जो आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर अगला आता है इसमें चुंगी, मेले तथा दुकानों से प्राप्त आय, ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। अब इसके बाद देखिए इसमें आगे अब अगला आता है पंचायती राज की समस्याएं। तो जिन पंचायती राज के बारे में हम आपको पढ़ा रहे हैं इनकी कुछ समस्याएं भी होती हैं। तो पहली समस्या होती है इसमें सामाजिक समस्याएं। ठीक है। तो जो पंचायती राज होते हैं तो इसकी पहली समस्या सामाजिक समस्या। अब सामाजिक समस्या किस प्रकार की है, तो पहली समस्या देखिए इसमें कि महिला एवं जातिगत आरक्षण का लाभ वर्ग विशेष द्वारा उठाए जाना। आ रहा समझ में। तो इसमें हम देखते हैं कि पंचायती राज में जो सामाजिक समस्या है तो इसके तहत पहला पॉइंट है इसमें कि जो महिलाएं होती हैं और जातिगत आरक्षण जिनको दिया जाता है इनका फ़ायदा या इनका लाभ कोई और ही उठाता है। आ रहा समझ में। इसके बाद फिर अगला पॉइंट आता है इसमें कि जनता की उदासीनता तथा उनकी अक्रियाशीलता। तो जनता इसमें रुचि नहीं लेती है और इसमें कोई एक्टिव होकर कार्य नहीं करते हैं। आ रहा समझ में। इसमें लापरवाही ज़्यादा वापरी जाती है। लापरवाही कई बार इसमें देखने को मिलती है हमें इन पंचायतों में। लाल फीताशाही जैसी समस्याएं उत्पन्न होती है, भ्रष्टाचार जैसी समस्या उत्पन्न होती है। ठीक है। इसके बाद देखिए फिर इसमें अगली है समस्या कि आपसी मनमुटाव एवं झगड़ों को कारण बनाना। तो जो पंचायत में होता है तो पंचायती राज में हम देखते हैं कि जैसे लोग होते हैं ग्रामीण क्षेत्र में तो उनका झगड़ा या मनमुटाव किसी और कारण से हुआ और पता चला कि फिर इसमें यहाँ पर पंचायत में वो लोग सहयोग नहीं करते हैं। इसके बाद फिर अगला आता है कि राजनीतिक चेतना तथा शिक्षा की कमी होना और निस्वार्थ नेतृत्व का अभाव। तो जो लोग इसमें कार्य करने वाले होते हैं या जो भी उसमें पदस्थ होते हैं तो इन लोगों में राजनीतिक चेतना नहीं होती, इनको राजनीति का ज्ञान नहीं होता। इसके बाद ये ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, शिक्षित नहीं होते हैं। इसके बाद फिर इसमें स्वार्थ की भावना ज़्यादा पाई जाती है। तो ये लोग निस्वार्थ तरीके से कार्य नहीं करते हैं। ये ऐसी समस्या पंचायती राज में पाई जाती है। इसके बाद फिर अगली समस्या होती है जातीय, धार्मिक और पारिवारिक निष्ठाएं। तो इसमें हम देखते हैं कि जो पंचायती राज होता है
तो पंचायती राज में हर व्यक्ति अपनी जाति के व्यक्ति को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है, हर धर्म का व्यक्ति अपने अपने धर्म के व्यक्ति को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। इसके बाद में जो भी व्यक्ति इस पद पर पदस्थ होगा इस पंचायती राज में, तो वह अपने ही परिवार के सदस्य को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। आ रहा समझ में? तो ऐसे समस्या इसमें पाई जाती है। इसके बाद फिर अगला आता है शक्तिशाली वर्गों का कमजोर वर्गों पर प्रभुत्व। ग्रामीण क्षेत्र में जो शक्तिशाली वर्ग होता है, जो धनाढ्य वर्ग होता है, वह गरीब वर्ग पर या कमजोर वर्ग पर दबाव बनाए रखता है। आ रहा समझ में? इसके बाद फिर अगला आता है महिलाओं का कम प्रभावी होना। आ रहा समझ में? सरकार ने भले ही इसमें आरक्षण की व्यवस्था की हो, लेकिन महिलाओं का प्रभाव पंचायती राज में ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पर ऐसी भी समस्या होती है कि जैसे मान लीजिए कि महिला सरपंच है, तो सरपंच अगर महिला है तो उसका जो पति होगा वह उसके स्थान पर कार्य करता है, या फिर अगर कोई महिला सरपंच है तो उसके घर में अगर उसका कोई भाई है या उसके पिता हैं या जो भी पुरुष है उनके परिवार में, तो उस महिला के परिवार का पुरुष उसके स्थान पर कार्य करता है। ऐसे समस्या हमें पंचायती राज में देखने को मिलती है। ठीक है फ्रेंड, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर इसके प्रशासनिक समस्याएं क्या है? तो प्रशासनिक समस्याओं में देखिए अधिनियम का जटिल एवं व्यापक होना। तो जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम है यह जटिल है और यह व्यापक भी है। इसके बाद फिर अगली समस्या है इनकी कि अधिकारों का पर्याप्त विकेंद्रीकरण न होना। मतलब क्या है कि एक तरफ तो हमारी सरकार ने इन ग्रामीण स्तर पर पंचायतों को अधिकार दिया है, लेकिन संपूर्ण अधिकार इन्हें नहीं दिया है। ज़्यादा इन्हें अधिकार प्राप्त नहीं है, सीमित सीमा में या सीमित क्षेत्र में ही इन्हें अधिकार प्राप्त है बस। तो ज़्यादा अधिकार प्राप्त न होने के कारण ये ठीक तरीके से कार्य नहीं कर पाती है पंचायतें। इसके बाद फिर अगला आता है कि पंचायत प्रतिनिधियों तथा प्रशासनिक अधिकारियों के मध्य उचित तथा आवश्यक समन्वय का अभाव। तो ये जो पंचायतें होती हैं, इन पंचायतों के जो प्रतिनिधि होते हैं, तो इन प्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच में समन्वय नहीं होता। कई बार इनमें आपसी मनमुटाव बना रहता है, कई बार इनमें विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसके बाद फिर अगला आता है इसमें पंचायती राज संस्थाओं की जटिल प्रक्रियाएं। जो पंचायती राज होता है तो पंचायती राज की कई ऐसी प्रक्रियाएं जटिल होती है जो व्यक्ति के या आम व्यक्ति की समझ से परे होती हैं। ये इनकी समस्याएं होती है फ्रेंड, जो आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर अगला आता है इसमें आर्थिक समस्याएं। तो ये जो जनपद पंचायत, जिला पंचायत और ग्राम पंचायतें होती हैं, तो इनकी समस्याएं क्या हैं? तो आर्थिक समस्या में देखिए, तो आर्थिक समस्या के अंतर्गत पहला पॉइंट आता है कि उचित नियोजन के अभाव से व्यय ज़्यादा। अब इनके पास कोई प्री प्लानिंग नहीं होती है, इनके पास कोई पूर्व योजना नहीं होती है, तो ये पूर्व योजना न होने के कारण इनके पास खर्चा ज़्यादा हो जाता है या इनका व्यय अधिक होता है। आ रहा समझ में? इसके बाद फिर अगला आता है कि स्थानीय शुल्क और करों की उगाही से व्यय ज़्यादा। तो इनको जितना स्थानीय शुल्क प्राप्त होता है, जितना इनको कर प्राप्त होता है, इससे ज़्यादा तो इनका खर्चा हो जाता है। आ रहा समझ में? इसके बाद फिर अगला आता है कि राजस्व स्रोतों की कमी व राजस्व का अभाव होता है। ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। ठीक है। इसके बाद फिर अनुत्पादक कार्यक्रम। तो पंचायतों के द्वारा कभी कभी ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं जिनसे कोई आय प्राप्त नहीं होती और उल्टा उनसे खर्चा होता है। तो ऐसे कार्यक्रम को अनुत्पादक कार्यक्रम कहते हैं। आ रहा समझ में? इसका अर्थ सीधा साफ ध्यान रखें कि वे कार्यक्रम जिनसे कोई आय प्राप्त नहीं होती, ऐसे कार्यक्रम को अनुत्पादक कार्यक्रम कहते हैं। तो ये इनकी समस्याएं होती हैं। इसके बाद फिर अगली समस्या होती है अन्य समस्या। अब अन्य समस्या में क्या आ जाएगा? तो अन्य समस्या में पहली समस्या होती है चुनाव संबंधी समस्या। ये बड़ी समस्या है ग्रामीण क्षेत्र में। इसके बाद फिर राजनीतिक दलबंदी होना। तो कई बार आपने देखा होगा कि भले ही हमारी सरकार ने यह प्रावधान किया है संविधान में कि कोई भी राजनीतिक पार्टी के आधार पर, राजनीतिक पार्टी के चुनाव चिन्ह के आधार पर इसका चुनाव नहीं होता है, परंतु फिर भी इसमें राजनीतिक दलों का हस्तक्षेप देखा जाता है। आ रहा समझ में? इसमें राजनीतिक पार्टियां हस्तक्षेप करती हैं इन पंचायतों के चुनाव में भी। इसके बाद फिर अगला आता है भ्रष्टाचार जैसी समस्या। तो इसमें हम देखते हैं कि पंचायती राज में
भ्रष्टाचार समस्या एक विकराल रूप धारण कर चुकी है। जो भी सरपंच होता है या फिर सचिव होता है, इसके बाद फिर जिला पंचायत का अध्यक्ष होता है, सदस्य होता है, ये ज़्यादा घोटाले करते हैं। तो इनके द्वारा घोटाले जैसी समस्या कई बार हमें न्यूज़ चैनल पर देखने को मिलती है। इसके बाद समाचार पत्र में ऐसी समस्या हम पढ़ते हैं कई बार, ठीक है। इसके बाद फिर अगला आता है इसमें कि राज्य का अधिक नियंत्रण एवं निरीक्षण। तो राज्य सरकार का नियंत्रण होता है और इनका निरीक्षण भी अधिक होता है, जिसके कारण ठीक तरीके से कार्य नहीं कर पाते हैं। ये इनकी समस्या होती है पंचायतों की, ठीक है फ्रेंड, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद में इसके पंचायती राज के जो दोष हैं उनको दूर कैसे किया जाए। तो इनके दोषों को दूर करने के लिए पहला उपाय यह है कि आय के अधिक साधन इनके लिए प्राप्त होना, या इनके लिए अधिक से अधिक आय के साधन इन्हें मुहैया कराया जाना चाहिए। हाल समझ में, इनके पास ज़्यादा से ज़्यादा आय के स्रोत होना चाहिए। तो जो पंचायती राज संस्थाएं होती है, तो पंचायती राज संस्थाओं को उनको आवश्यकता अनुसार आय के साधन प्रदान किए जाने चाहिए और उन्हें स्थानीय कर लगाने में भी स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। इसके बाद फिर अगला आता है इसमें राजनीतिक दलों पर रोक। इसका अर्थ यह होता है कि राजनीतिक दलों को इन संस्थाओं में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और जहाँ तक संभव हो पंचायतों के चुनाव सर्वसम्मति से ही हो, ताकि सांप्रदायिकता या दलीय भावनाओं को बढ़ावा न मिले और सभी सदस्य एक मत होकर कार्य कर सके, ठीक है फ्रेंड। इसके बाद फिर अगला आता है स्वशासन की इकाइयाँ। तो इनको राज्य सरकार की एजेंसियां अथवा अंग नहीं समझना चाहिए, ठीक है। इनका राज्य सरकारों से इस प्रकार का संबंध होना चाहिए जैसे कि राज्य सरकार का केंद्र सरकार से संबंध होता है। आ रहा समझ में, ये आपको ध्यान रखना चाहिए फ्रेंड। इसके बाद फिर अगला उपाय होता है शिक्षा का प्रसार। तो पंचायतों की समस्या को दूर करने के लिए लोगों में शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए, शिक्षा का प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए। इसके बाद फिर उनके अंदर जागरूकता लाकर पंचायती राज व्यवस्था को सफल बनाया जा सकता है। जब तक शिक्षा को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा तब तक पंचायती राज व्यवस्था को सफल नहीं बनाया जा सकता। इसके बाद फिर अगला पॉइंट आता है इसमें समय पर अधिवेशन। तो ग्राम सभा के अधिवेशनों को समय अनुसार बुलाया जाना चाहिए। स्थानीय संस्थाओं के चुनाव भी नियमित रूप से होना चाहिए। इसके बाद फिर अगला पॉइंट आता है इसमें ग्राम सभा को अधिक शक्तियां प्रदान की जानी चाहिए। तो ग्राम सभा को अधिक शक्तियां दी जानी चाहिए और उन पंचायतों का भी नियंत्रण होना चाहिए। साथ ही सत्ता के विकेंद्रीकरण की दिशा में पंचायतों को मजबूत बनाया जाना चाहिए और उसके सभी पहलुओं पर विचार किया जाना चाहिए। इसके बाद फिर अगला आता है पंचायती राज संस्थाओं को अधिक स्वतंत्रता प्रदान की जानी चाहिए। तो जो पंचायती राज संस्थाएं होती हैं उन संस्थाओं को अपने क्षेत्र में कार्य करने के लिए उचित स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए और सरकार को व्यर्थ में इनके कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। कई बार क्या होता है कि ये जो पंचायतें कार्य करती है तो इनके कार्य में सरकार का कई बार हस्तक्षेप देखा जाता है, तो इसके हस्तक्षेप के कारण ये पंचायतें ठीक ढंग से कार्य नहीं कर पाती है, ठीक है फ्रेंड, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर अब आगे देखिए इसमें सदस्यों का प्रशिक्षण। तो तकनीकी प्रशिक्षण के लिए ध्यान रखना फ्रेंड आपको कि इसमें जो सदस्य होते हैं तो इनके सदस्यों को तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए और तकनीकी प्रशिक्षण के बिना ये अपने दायित्वों को ठीक तरीके से नहीं कर पाते हैं और न ही ये उचित फैसले ले पाते हैं। वर्तमान समय टेक्नोलॉजी का ज़माना है और इन लोगों को टेक्नोलॉजी का ज्ञान नहीं होता है, तो इन्हें टेक्नोलॉजी से या तकनीकी से इन्हें अवगत कराया जाना चाहिए। इसके बाद फिर अगला आता है इसमें पंचायत का कार्यालय गांव के समीप होना चाहिए। तो पंचायत क्षेत्र का गांव पंचायत के मुख्य कार्यालय से 5 मील से ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए। आ रहा समझ में, अगर ज़्यादा दूर होगा तो जो पंचायत का मुखिया है वह अपने कार्यालय ही नहीं जाता है। कई बार आपने देखा होगा कि जब ज़्यादा दूर होता है अगर कार्यालय ग्राम पंचायत का तो जो मुखिया है सरपंच वही उसमें नहीं जाता है, जिसके कारण कार्यों में अनावश्यक विलंब होता है। इसके बाद फिर अगला आता है वार्ड का उचित परिसीमन किया जाना चाहिए। तो पंचायत क्षेत्र का परिसीमन बिना किसी भेदभाव के वस्तुगत रूप से किया जाना चाहिए तथा जाति
वर्ग आदि को ध्यान में नहीं रखना चाहिए। ठीक है, और मतदाता सूची में भी क्रमानुसार घरों की एक निश्चित संख्या लेकर उनका एक वार्ड बनाया जाना चाहिए। इसके बाद फिर अगला पॉइंट आता है इसमें एकरूपता। ठीक है, अब एकरूपता से तात्पर्य यह है कि अलग अलग राज्यों में पंचायती राज संस्थाओं के नाम और महत्व को एक जैसा कर देना चाहिए ताकि साधारण बुद्धि रखने वाला व्यक्ति भी सुगमता से उन्हें समझ सके। आ रहा समझ में? तो जो पंचायती राज संस्थाएं होती हैं तो पंचायती राज संस्थाओं के नाम और उनके महत्व इनको एक जैसा कर देना चाहिए ताकि जो साधारण व्यक्ति है या जिसमें ज़्यादा समझ नहीं है वह भी इसको आसानी से समझ सके। ये कुछ सुझाव फ्रेंड जो आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर अब लास्ट में आता है निष्कर्ष। ठीक है, तो उपरोक्त सभी तथ्यों का अवलोकन करने से यह स्पष्ट होता है कि हमारे भारत में पंचायती राज व्यवस्था ग्रामीण विकास के लिए ये सार्थक सिद्ध हुई है। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था में अनेक कमियों के बावजूद भी इसके महत्व को कम नहीं किया जा सकता। पंचायती राज व्यवस्था ने देश के राजनीतिकरण और आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। पंचायतों के चुनावों ने ग्रामीण क्षेत्रों में राजनीतिक चेतना उत्पन्न की है और पंचायती राज व्यवस्था के कारण ही राजनीतिक हिस्सेदारी में भी वृद्धि हुई है। आवश्यकता इस बात की है कि सांप्रदायिकता, हिंसा, भ्रष्टाचार आदि बुराइयों को दूर किया जाना चाहिए। ठीक है फ्रेंड, ये है इसका निष्कर्ष। तो जब भी आप परीक्षा में लिखें तो निष्कर्ष ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, निष्कर्ष किसी भी उत्तर का 1/3 होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। इसके बाद आगे देखिए, इसमें जो पंचायती राज व्यवस्था होती है तो पंचायती राज व्यवस्था पर या पंचायती राज संस्थाओं पर राज्य का नियंत्रण किस प्रकार का होता है। तो जो राज्य का नियंत्रण होता है उसको हमने कुछ वर्गों में, कुछ पॉइंट्स में से बांटा है। तो पहला देखिए इसमें वित्तीय नियंत्रण। तो वित्तीय नियंत्रण किस प्रकार का होता है, तो देखिए इसमें इन पंचायतों पर राज्य का नियंत्रण। तो इसमें पहला देखिए वित्तीय नियंत्रण, और वित्तीय नियंत्रण में आता है बैंकिंग व्यवस्था का नियमन। ठीक है, तो जो राज्य होता है तो पंचायती राज संस्थाओं पर यह बैंकिंग व्यवस्था का भी नियमन करता है राज्य। इसके बाद फिर दूसरा आता है बजट के सिद्धांतों का नियमन भी राज्य करता है। इसके बाद में इनका लेखा जोखा का कार्य या इनके लेखा अंकेक्षण का कार्य या फिर इनका जो आय व्यय का लेखा जोखा होता है इसकी जानकारी भी या इसका परीक्षण भी, इसका अंकेक्षण भी हमारे राज्य के द्वारा ही किया जाता है। तो इस प्रकार से वित्तीय नियंत्रण इन पंचायतों पर राज्य के द्वारा किया जाता है। इसके बाद फिर अगला आता है तकनीकी नियंत्रण। अब तकनीकी नियंत्रण में क्या होता है, तो तकनीकी कार्मिकों के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन का निरीक्षण भी राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। इसके बाद फिर तकनीकी अनुमोदन, यह भी राज्य सरकार के द्वारा ही किया जाता है। इसके बाद फिर राज्य सरकार के जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं उनके द्वारा भी इसका निरीक्षण किया जाता है तथा समय समय पर इनके दौरे भी किए जाते हैं ताकि इनकी जो वास्तविकता है वह प्रशासनिक अधिकारी को या हमारी राज्य सरकार को पता चलता रहे। इसके बाद फिर सामयिक निरीक्षण भी किया जाता है, तो समय समय पर इनका निरीक्षण भी किया जाता है। इसके बाद फिर अगला आता है प्रशासनिक नियंत्रण। अब प्रशासनिक नियंत्रण में क्या होता है, तो कर्तव्यों के निर्वहन में विफल रहने का नियंत्रण। आ रहा समझ में? तो जो पंचायतें ठीक तरीके से कार्य नहीं कर पाती हैं तो उन पर भी प्रशासनिक नियंत्रण राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। इसके बाद फिर अगला आता है कि पदाधिकारियों और सदस्यों का निलंबन और उन्हें पदमुक्त करना। ठीक है, ये भी कार्य हमारे राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। इसके बाद फिर अगला पॉइंट आता है इसमें इनका निरीक्षण करना और समय समय पर इनकी जांच करना। फिर इसके बाद में निर्देशों का प्रसारण करना, अर्थात कि राज्य सरकार के द्वारा इन पंचायतों को समय समय पर निर्देश भी दिए जाते हैं। इसके बाद फिर अगला पॉइंट आता है इसमें अविश्वास प्रस्तावों का कार्यान्वयन करना। आ रहा समझ में? तो जो पंचायतें कभी कभी क्या होता है कि इनमें भी अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जाता है, तो इनके अविश्वास प्रस्तावों पर भी कार्यान्वयन करना है या उनका भी क्रियान्वयन करना है, यह भी हमारी राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है।
तो यह किस प्रकार का नियंत्रण होता है? प्रशासनिक नियंत्रण होता है। इसके बाद फिर संस्थाओं को निलंबित करना एवं उन्हें भंग करना। इसके बाद में पारित प्रस्तावों का स्थगन या उनका निरस्त्रीकरण, ये भी राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है फ्रेंड, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। इसके बाद फिर अगला आता है संस्थागत नियंत्रण और पर्यवेक्षण। तो संस्थागत नियंत्रण या पर्यवेक्षण के अंतर्गत कौन कौन से नियंत्रण आ जाते हैं? तो पहला देखिए कि क्षेत्र व क्षेत्राधिकार का निर्धारण, प्रतिवेदन परीक्षण करना, तो यह भी राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। ठीक है। इसके बाद फिर अगला आता है शक्ति संरचना और निर्वाचन संबंधी निर्धारण, यह भी राज्य सरकार के द्वारा ही किया जाता है। इसके बाद फिर अगला आता है इसमें कार्यों की प्रकृति का निर्धारण। तो इसमें जो पंचायतें होती है ये कार्य इनके कौन से होंगे और किस प्रकार के कार्य करेंगे, यह भी राज्य के द्वारा ही नियंत्रित किया जाता है। इसके बाद फिर अगला आता है इसमें अंतर संस्थागत विवादों का समाधान। आ रहा समझ में? तो ये जो संस्थाएं होती है तो इन संस्थाओं में भी कभी कभी विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है, तो इन विवादों का निपटारा भी हमारे राज्य के द्वारा ही किया जाता है। इसके बाद फिर अगला आता है इसमें अभिलेखों तथा संपत्ति पर नियंत्रण। ठीक है। तो पंचायतों के जो अभिलेख होते हैं उन पर नियंत्रण का कार्य राज्य सरकार करती है, तथा इनकी जो संपत्ति होती है इन पर भी नियंत्रण राज्य के द्वारा किया जाता है। ठीक है फ्रेंड, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि आज का हमारा यह टॉपिक यहाँ पर समाप्त हो जाता है फ्रेंड। इसमें आपसे 3 नंबर में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 5 नंबर में भी पूछा जा सकता है और 11 नंबर में भी आपसे पूछा जा सकता है। तो जैसा आपसे क्वेश्चन पूछे वैसा आपको आंसर लिखना होगा। तो इसी के साथ फ्रेंड आज का हमारा यह टॉपिक समाप्त हो जाता है। इसके बाद इसका जो बचा हुआ पार्ट है यह हम नेक्स्ट क्लास में पूरा करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और देखते रहिए हमारे कल्याणी IAS एकेडमी के सभी वीडियोस, जो आपको MPPSC मेंस एग्जाम में सफलता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।